हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सियासत दिन प्रतिदिन गर्मा रही है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिरने के आरोप लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर गारंटियां पूरी न होने का हवाला देकर जनता को गुमराह करके सत्ता हथियाने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी के तहत बरोहा में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बैठक के दौरान भाजपा पर सरकार गिराने के आरोप लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सुख सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इस मौके पर केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने के लिए पूरा प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लोगों द्वारा पूरे 5 वर्ष के लिए चुनी गई है और यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार में भी भाजपा के काफी विधायक असंतुष्ट चल रहे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि पहले यह पार्टी की अंदरूनी बातें हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में बाहरी लोगों के संपर्क में आने से यह बातें जगजाहिर हो गई हैं और भाजपा ने इसका फायदा उठाया और सरकार गिराने की साजिश रचना शुरू कर दी। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये विधायक बौखला गए हैं। इन विधायकों ने अपने हितों को प्रमुख रखा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के दिए बयानों पर पलटवार करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जो दूसरों को कंधे पर बैठकर मेला देखते हैं वो न्याय की बात क्या करेंगे। उन्होंने इंदु गोस्वामी को कहा है कि पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्थापित करें। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव 6 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी कहाँ हैं? केवल कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही इन्होंने अपनी प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस का नेतृत्व उधार लेकर और अपनी बारात को सजाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वहीं राजेंद्र राणा पर चंद्रशेखर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुख सरकार ने चाहे वे महिला को 1500 रुपए देने की बात हो या दूध के दाम बढ़ाने की बात हो, हर गरीब को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया था। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के कारण राजेंद्र राणा घबरा गए हैं। ये देश के पैमाने का चुनाव है और राष्ट्र इस वक्त में नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहता है और निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये चुनाव बड़ा अहम है। जिस तरह से पिछले 1 महीने के अंदर जो दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का कि एक चुनी हुई स्थायी सरकार को, मजबूत सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे की है और ये पहला उदाहरण है कि एक जनमत को धनबल के आधार पर मोड़ा जा रहा है और हमें दुख है इस बात का कि एक लोकप्रिय सरकार को जो जन अपेक्षाओं के ऊपर पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रही थी और जनता की उम्मीदों के ऊपर पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की रहनुमाई में इस प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक आपदा आई उससे निपट रही थी। इस आपदा में केंद्रीय सरकार की भूमिका नामात्र की रह गई। एक औपचारिकता के तौर पर उन्होंने अपना भूमिका का निर्वाह किया। उस दौर में आते आते दूसरा बजट, एक लोकप्रिय बजट जो मुख्यमंत्री रख रहे थे, ठीक उस मौके को चुना इन्होंने सरकार को अस्थिर करने के लिए। और हम समझ रहे हैं इन सब ताकतों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और मेरे साथ मौजूद है जिला के अध्यक्ष, हमारे जिला के बहुत प्रबल आवाज़ रहे हैं पार्टी के लिए, माननीय हमारे पठानिया जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष वर्मा जी, और हम सब मिलकर इस वक्त में इन स्थितियों से पार पाएंगे। ऐसा देखिए, ये कुछ अवसरवादी लोग हमेशा रहे हैं और पहली बार नहीं हुआ है। असंतोष पार्टियों के भीतर होता भी है, सरकारों के भीतर भी होता है। माननीय धूमल साहब के वक्त में भी कुछ लोगों ने उस वक्त में भी असंतोष जाहिर किया। जयराम जी की सरकार में भी असंतोष रहा। ये बातें पारिवारिक बातें होती थी, लेकिन जब इन बातों को बाहरी लोग, दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी ने एक हथियार के तौर पे लिया और इन लोगों का इस्तेमाल किया और ये भी साजिशों पे जब चल पड़े
और माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से ये घबराए, और उस लोकप्रियता को ये झेल नहीं पा रहे हैं और पच नहीं पा रही है इनको लोकप्रियता, और ये ऐसा सोचते हैं कि इनके बहुत से जो महत्वाकांक्षी जो इनके विचार थे, इस वजह से ये राजनीति में आए। अन्यथा जो जनता के सरोकार की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो नीतियों के ऊपर बात हो सकती थी। नीतियों के आधार पर ये अगर किसी मंच पे आना चाहे, हम तैयार हैं। नीतियों का आधार नहीं है, आधार इनका वो है जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई, उनके ऊपर पानी फिरा होगा, वो तो उनको बता सकते हैं ज्यादा बेहतर। अरे ऐसा है, दूसरों के कंधों पे बैठकर मेला देख रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर क्या बात करें। वो पहले अपने आप आकर इस प्रदेश की राजनीति में स्थापित हो जाएं, फिर जो न्याय की बात वो कर रही हैं उनको समझ लेना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो आज अपने आप को रूलिंग पार्टी के तौर पे बता रहे हैं, सारे के सारे उधार के उम्मीदवार लेके चल रहे हैं। 6 उम्मीदवार जो अभी बाई इलेक्शन पे उतारे हैं, इनका अपना नेता कहाँ है? ये किस विचारधारा की बात करते हैं? इनका काडर कहाँ है? सारा का सारा जो नेतृत्व है इस वक्त में, वो कांग्रेस का उधार नेतृत्व इन्होंने लेकर अपनी बारात सजा रहे हैं। ये नीतियों के ऊपर बात कर रहे हैं, नीतियां तो इनकी बची नहीं। इस मुल्क को जो 5 करोड़ नौकरियां देने के वायदे किए, जिस मुल्क को महंगाई को कम करने का वायदा किया, जो बेरोजगारी को कम करने का वायदा किया, जो ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की नीतियां लाने का वायदा इन लोगों ने किया, एक नीति तो बता दीजिए। मनरेगा के ऊपर आपने बजट कम कर दिया इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। उस बजट का रिप्लेसमेंट कोई आपके पास नीति आई? आपके पास कोई नीति नहीं है। आपने एक सिलेंडर 10 साल पहले जो सिलेंडर की योजना लाई, 400 रुपए से आपने 1000 रुपए तक के सिलेंडर बढ़ा दिए। आपने गृहिणियों को क्या बजट बिगाड़ के रखा हुआ है पिछले 9 सालों से। लोग क्या हिसाब नहीं मांगेंगे आपसे? लोग आपसे हिसाब मांगेंगे, लेकिन आप मुद्दों पे इस चुनाव को नहीं करना चाहते हो। आप एक चेहरे को पुनः बार चेहरे को दिखाकर इस चुनाव को अपनी तरफ को मोड़ना चाहते हो, जबकि ये देश नीतियों के ऊपर चलता था, विधान के ऊपर चलता था, संविधान के ऊपर चलता है। लेकिन आप संविधान का भी रुख मुख दोनों बदलकर एक नया मुल्क इस देश को प्रस्तुत कर परोसना चाहते हो, जिसको भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। रुकिए, आप देखिए इस चुनाव के अंदर होने क्या जा रहा है। अभी तक तो इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। इन्होंने जितने कोशिश ये कर सकते थे, जितना पैसा बहा सकते थे, जितना इमोरलिटी जो दिखा सकते इस प्रदेश की जनता को, इनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ओपीएस देने वाली सरकार, 1500 रुपया देना महिलाओं को देने वाली सरकार, इस प्रदेश के अंदर पहली बार ऐतिहासिक तौर पर दूध के दाम को मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बजट में ऐतिहासिक तौर पे उसका दाम बढ़ाया गया, एमएसपी दी गई, गेहूं में एमएसपी दी गई, पहली बार मक्की के अंदर ऐतिहासिक तौर पे एमएसपी दी गई। ये ग्रामीण उन्मुखी योजनाओं को लाने वाला पहला मुख्यमंत्री है जो कि गांव की तरफ को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबरा चुके हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री आम जनता का आदमी है, कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी मिल लेते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, ये उनके बदनाम करने के लिए, सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये होच्छे हथकंडे अपना रहे हैं। और मुझे एक बात इन लोगों से कहनी है कि अपना जो जमीर बेच चुके हों, जो अपने आप को बेच चुके हों, जो जनता की जो विश्वास को खो चुके हों, उन व्यक्तियों ने नहीं सोचा था इनका व्यापारिक जो गणित था चुनाव में बिगड़ चुका है। और ये उस गणित को सेट करने के लिए जो मर्जी बोल रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं। जितना मैं इनको कह रहा हूं, मैं इनको एडवाइस दे रहा हूं, मैं इनको भाईचारे में सलाह दे रहा हूं, जितना ये मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, उतना ही इनका अपना पतन जो है वो प्रतिदिन होता जा रहा है। कि संभल के बोले और दूर देखकर बोले, क्योंकि 4 तारीख के बाद बहुत मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से एक नए रंग में दिखेंगे और ये रंग इनको बिल्कुल भी भाएगा नहीं। ये मैं इनको